हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, ठीक है। अपन आरटीपी करेंगे सर। इससे पहले मैंने आपको जीएसटी में आरटीपी में केस सिनेरियो वाला पार्ट करा दिया था। ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। इसके बाद अपना आरटीपी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान देना, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। और मैं आज आपको कुछ अच्छी चीज सिखाऊंगा भी। तो ध्यान देना सर। आपको क्वेश्चन में बोला सर, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय सागर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक मस्त वाली बात बताता हूँ सर, समझो। ये जो बड़े से क्वेश्चन होते हैं ना जीएसटी के, जहां पर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी की बात होती है, दो तरीके हैं सर आपके पास। एक, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, एक एक चीज समझ लो, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो। और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी बोलती है कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि पहले एक बार पूरा पढ़ो, एक बार समझो, फिर लिखना चालू करो, फिर सॉल्व करो। नहीं, प्रैक्टिकली हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं एग्जाम में, सिंपल सी बात है सर। देखो, नीचे जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है सर, 9918 दिया हुआ है। एक्सेप्ट जीटीए की सर्विस ऊपर होगी सर, तो उसमें 2.5 2.5 5%। मतलब जीटीए वाला खुद तो टैक्स पे नहीं करता है, या तो रिवर्स चार्ज में चल रहा होगा। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई में एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड। टर्नओवर 1.8 करोड़ है, मतलब ये कंपोजिशन वाला नहीं है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। ऑल द अबव मेंशन्ड सप्लाईज आर इंट्रा स्टेट। इन्होंने बोला सर जितने भी ऊपर सप्लाईज है वो सब इंट्रा स्टेट है। वेयर द इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड। जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उन सब केसेस में आप इंट्रा मानोगे। जहां है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना पड़ेगा। ये प्यारी बात है इस क्वेश्चन में। चलो लेट स्टार्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को एग्जाम में यहां पर लिखना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल, ठीक है। पहले ऐसे लिखना है एग्जाम में। कई स्टूडेंट इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, नहीं करना ये स्किप। बिल्कुल भी सोचो भी मत इसको स्किप करने का, ठीक है, मार्क्स कट जाएगा। फिर हम लिखते हैं सीजीएसटी, फिर लिखते हैं एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी। और एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं सर, ये इस साइड, ठीक है। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे सर वैल्यू, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक। इसमें लिखेंगे सर सबसे पहला है आउटवर्ड की डिटेल्स, ठीक है। अब थोड़ा गैप देके ऑन एन एक्सपीरियंस, या आप ज्यादा भी गैप दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इनवर्ड, ये समझ आई बात। चलो एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट देखते हैं, करते रहते हैं, मजा आएगा देखना। मिस्टर सागर चतुर्वेदी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। पहली बात तो ये बंदा रजिस्टर्ड है, ठीक है। एंगेज इन सप्लाइंग अ मल्टीपल बिजनेस मल्टीपल सर्विसेज एज डिस्कस्ड इन द टेबल बिलो। बहुत सारी सर्विसेज देता है इन मुंबई। ये तो मेरे लिए बहुत काम का है, क्योंकि मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है इस क्वेश्चन में। मुंबई महाराष्ट्र। Yes, furnish the following information with respect to the services supplied and received by him during the month of April। तो कहानी पूरी अप्रैल की। चलो पढ़ते हैं, एक एक चीज सोचते जाते हैं। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू संस्कार कॉलेज। ओ भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट है। प्रोवाइडेड, ये स्कूल लेवल तक एग्जेम्प्ट है सर, कॉलेज लेवल पे ये एग्जेम्प्ट नहीं है सर, तो ये टैक्सेबल है। ध्यान देने वाली बात, पहला ही वाला पॉइंट प्यारा था सर, तो ये फर्स्ट पॉइंट है सर। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्ट में ये लिख देते हैं सर कॉलेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, सिंपल लिख के छोड़ देते हैं। कभी भी याद रखना सर, आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ा सेंटेंस लिखना होता है। अगर आप छोटा करके लिखोगे ना, वो मार्क्स काट देते हैं। जैसे मैं लिखता तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू संस्कार कॉलेज, यहां तक तो लिखता, वहां पर लिखता और फिर ही आगे करता। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने छोटा किया ट्रांजेक्शन तो वो मार्क्स काट देंगे सर, इसी को तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं। फिर अपन लिखेंगे वैल्यू में 90,000, ठीक है। अब बात होती है, देखो सर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी क्या लगेगा। इन्होंने क्वेश्चन में नीचे बोला था, जब तक हम प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कुछ ना बोले, आप ये समझ लेना कि वो क्या चीज है, इंट्रा है। अब एक स्टूडेंट बोला वाह, हमें कैसे समझेगा सर कि कौन सी चीज प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है या नहीं है। सर मैं आपको बताऊंगा ना क्वेश्चन में कैसे गैस करना है, और हिंट मिलेगी सर, ठीक है। तो ये तो इंटरेस्ट रेट है, 90,000 इंटू 9%, 9% था, तो ये कितना आ जाएगा सर, 90,000, 90,000 इंटू 9%, ये आ रहा है सर 8100, ये भी 8100, और यहाँ पर डैश, आईजीएसटी में डैश, ठीक है। अगला,
आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस टैक्सेबल है सर, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आता, ये टैक्सेबल है, ठीक है। तो सर अब देखो यहां पर भी इंटर और इंट्रा की बात होगी, ये इंट्रा है, मैं बताऊंगा कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, कौन से पॉइंट पे जाके सोचना है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ सिखाना है मेरे को इस क्वेश्चन में, और कुछ क्या बहुत सारी चीजें सिखाना है, सॉल्व तो मेरे बिना भी कर लेते आप ये क्वेश्चन, बट कुछ चीजें मुझे सिखानी है, वो ध्यान देना सर। तो मिलिंग ऑफ पेडी इंटू राइस सेकेंड पॉइंट है, पेडी इंटू राइस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, बवाल हो जाएगा, ठीक है। 1,80,000 और 1,80,000 का 99%, ये आ रहा है सर 16,200, ये 16,200 आईजीएसटी में डैश, आई बात समझ। आगे देखो सर, आगे क्या दिया हुआ है देखो, रिसीव द सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। अब बात ध्यान से सुनो सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना चाहिए था? सर डेफिनेटली आप सोच सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई, क्यों नहीं सोच सकते सर, यही वाले पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों सोचा सर? इसलिए सोचा, कारण है सर, आप समझो, एक तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज में कवर्ड हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड मेल कोरियर, ये वाला पॉइंट। दूसरा, जो बंदा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दिया है वो कहाँ का है ये भी बताया है, मतलब वो हिंट करना चाहता है, समझ मेरे भाई, सप्लायर का जगह बता रहा हूं, रिसिपिएंट जो है वो सागर चतुर्वेदी है सर, उसका जगह तो ऊपर ही दिया हुआ है, तो तू सोचना प्लेस ऑफ सप्लाई, तब तेरे को सोचना है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे तो कोई डाउट ही नहीं है सर, ये भी नागपुर महाराष्ट्र, ये भी मुंबई महाराष्ट्र, सीजीएसटी एसजीएसटी वाली बात, देखो ये पॉइंट में कुछ टफ नहीं है, पर आपको मैं ये समझा रहा हूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें क्यों सोचा मैं, क्योंकि सर सप्लायर का लोकेशन दिया था, रिसिपिएंट का लोकेशन ऊपर मेरे को पता है सर, इसीलिए मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई में दिमाग लगाया। आई बात समझ, ये छोटी बात है बट एग्जाम में तो गलती कराने के लिए बहुत काफी बड़ी बात है सर। तो इसने रिसीव किए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, जीटीए वाले से रिसीव किए, 5% में रिसीव किए, ये खुद आदमी रजिस्टर्ड है, समझ आ रही है कुछ बातें? रिवर्स चार्ज की कहानी है, और रिवर्स चार्ज की कहानी है तो प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, अ लॉट, कि सर यहां पर लिखेंगे सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कितनी की है सर्विस, आगे भाई 2 लाख रुपीस की सर्विस है सर, ठीक। अब ये 2 लाख की जो सर्विस है, 2 लाख इंटू 5%, ठीक। अब बात ये सीजीएसटी की, एसजीएसटी की, आईजीएसटी, सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कहाँ हुए सर? मुंबई में हुए सर, ठीक है। क्या टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुए? यस सर, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन जो कि मुंबई महाराष्ट्र है, आ रही है बात समझ? तो इस केस में सर अपन इसके दो पार्ट कर लेंगे, 5,000, 2.5, 2.5 सीजीएसटी एसजीएसटी, पर कहानी इतने में नहीं रुकती है सर, ये रिवर्स चार्ज वाला है सर। अगर रिवर्स चार्ज वाला है तो हमने एक बात सीखी है सर, पता है सर, हम ये सीखे हैं सर कि जो इनवर्ड आउटवर्ड माइनस करने के बाद, मतलब यहां पर हम नेट जीएसटी टेबल निकालते हैं, उसके बाद हम सर जो आरसीएम में पे किए हैं ना सर, वो आरसीएम वाला यहां पर हम ऐड कर लेते हैं सर। सर ये आर 5,000 था ना, हाँ, आरसीएम वाला ऐड क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सर हमें क्वेश्चन में ना जीएसटी पेबल इन कैश पूछा है, कैश मतलब आरसीएम वाला भी तो कैश में ही पे करता हूं, तो पहले तो क्रेडिट में लिखा, उसके बाद नेट जीएसटी पेबल निकालने के बाद आरसीएम लिखा, सर दोनों चीजें साथ में कर लिया। क्योंकि आप समझो, एक स्टूडेंट बोला बाद में भी तो ये चीज लिख सकता था मेरे भाई, बात तक याद रहेगा कि ये पॉइंट का ट्रीटमेंट करना बच गया था, याद रह जाए एग्जाम में तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को लगता है स्टूडेंट भूलने के चांसेस है, तो करना चाहिए, पहले ही कर लो, ज्यादा बेटर है, सेफ साइड में रहो। अगला देखो, ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर रमेश ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली। सर ये जो बिजनेस एग्जीबिशन है इंडिया में हो रहा है, आउटसाइड इंडिया होता तो मैं छोड़ देता सर, एग्जेम्प्ट हो जाता, इंडिया में है टैक्सेबल है। अब सर मैं ऑर्गेनाइज किया, मैं सप्लायर, और सप्लायर कौन है? सागर चतुर्वेदी, उसका मुंबई का लोकेशन दिया है, रिसिपिएंट का भी दिया है दिल्ली, प्यार से बोल रहा है मेरे भाई, सोच ले प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ सप्लाई जब मैं सोचने निकला तो मुझे समझ आया यार ऑर्गेनाइजिंग का इवेंट, और अगर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट है तो बताओ भाई क्या टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है?
यस, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और लोकेशन ऑफ सच पर्सन क्या है सर? दिल्ली। तो ये भाई मुंबई का, सर्विसेज दिल्ली हुई, क्या होगा? आईजीएसटी। तो यहां लिख लेते हैं सर। अगला थर्ड, ये लिख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी का। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना प्लीज। 20 लाख सीजीएसटी एसजीएसटी में तो नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा सर 18%, 3,60,000। समझ आई बात? क्लियर हुआ? अच्छा पॉइंट था। आगे देखो सर, अगला दिया हुआ है प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज ऑफ आशियाना इंटीरियर्स अ प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ राजस्थान हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सर फिर से वही बात है मैं आपसे करूंगा, क्या सप्लायर का लोकेशन मुंबई है? हाँ सर, सागर चतुर्वेदी तो मुंबई का है। सर क्या रिसिपिएंट का लोकेशन राजस्थान दिया है? हाँ सर दिया है रिसिपिएंट का लोकेशन। सर क्या इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचेंगे? हाँ सर, क्योंकि ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज का हम पढ़ के आए सर। किसको प्रोवाइड कर रहे हो सर? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सर ये तो रजिस्टर्ड नहीं है सर, ये तो रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो सर जहां पर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है। अब बात यहां पर ये अटकती है कि सर ये एक्चुअली परफॉर्म कहां की जा रही है। इन्होंने बोला था जहां पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चीजें क्लियर ना हो आप उसे क्या मान लेंगे सर? इंट्रा। ठीक है, समझ आई बात? तो ये हम इसको इंट्रा मानेंगे, तो ये आ जाएगा आउटवर्ड सप्लाई में। चौथा, ट्रेनिंग सर्विसेज है, कितने की थी? 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख, और उस पे 99% जीएसटी, ये आ जाएगा 9,000, ये भी 9,000, ये डैश। आगे बढ़ते हैं, रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कार डीलर। ओ भाई, बैंक को प्रोवाइड करता तो रिवर्स चार्ज में डाल देता। सर ये तो कार डीलर को प्रोवाइड कर रहा है सर, तो ये तो फॉरवर्ड चार्ज में। अरे बात समझ। अब फिर यही बात, एक स्टूडेंट बोला सर इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई सोचूं? बोला मत सोच भाई, क्योंकि रिसिपिएंट का तो एड्रेस ही नहीं दिया। कहाँ दिया? कार डीलर का एड्रेस दिया है? नहीं दिया है, और नहीं दिया तो वो देखो नीचे क्वेश्चन में बोला था भाई जहां मैं क्लियर नहीं करूंगा वहां इंट्रा सोचना, तो इंट्रा सोच लेते हैं सर। तो ये आ जाएगा सर, रिकवरी एजेंट की सर्विस है 30,000। ठीक है, 30,000 इंटू 99%, 9 3 27, ये 27, ये भी 27, ये डैश। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया हुआ सर लीगल सर्विसेज अवेल्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन इंडिविजुअल एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। सर लीगल सर्विसेज लिए सर। ठीक है, अब लीगल सर्विसेज लिए, क्या सप्लायर का लोकेशन दिया है? हाँ सर गुजरात दिया है ना सर लीगल सर्विसेज का। सर क्या रिसिपिएंट का लोकेशन मुझे पता है? हाँ सर रिसिपिएंट तो मुंबई का है। सर हम तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई सोच सकते हो, और प्लेस ऑफ सप्लाई में तो सर हम चाहें तो जनरल प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक की तो बात नहीं हो रही है। और जनरल प्रोविजन ये बोला था टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुआ, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, तो बंदा गुजरात का सप्लायर, और लोकेशन ऑफ सच पर्सन मतलब मुंबई महाराष्ट्र। हो गए इंट्रा, सॉरी हो गए इंटर स्टेट, एक गुजरात एक मुंबई इंटर स्टेट। पर क्या ये रिवर्स चार्ज वाली कहानी है? हाँ सर ये रिवर्स चार्ज वाली कहानी है। तो सर दो जगह लिख लेता हूं मैं इसको, एक है इनवर्ड में लीगल सर्विस 1,60,000, 1,60,000 ही ना? हाँ 1,60,000, और अब इसका आएगा 99%, 1,60,000 सॉरी 18%, सीधा आईजीएसटी ना, तो 1,60,000 का 18%, ये आ रहा है सर 2,88,00। क्लियर? नीचे भी लिख लेते हैं, आरसीएम में भी तो पे करना है लीगल सर्विस। सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना। ठीक है, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ आएगा 28,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, sponsored his business in a cricket match organized by a Mumbai Cricket Association Maharashtra, wherein he has paid a 1,50,000 to the association। मैं ना मतलब व्हाट्सएप ग्रुप था, स्टूडेंट्स कुछ उसमें ना कंफ्यूज थे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को लेके, क्योंकि उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का नीचे क्वेश्चन है सर स्पॉन्सरशिप का। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि सप्लायर कौन है रेसिपिएंट कौन है। देखो कभी अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में कहीं फंस जाओ कि सप्लायर कौन है रेसिपिएंट कौन है, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं सर। आप पहले ये चेक करना पैसा कौन दे रहा है, जो पैसा दे रहा है वो रेसिपिएंट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जो पैसा दे रहा है वो रेसिपिएंट है। आप बोले सर ऐसा क्यों? आप खुद सोच के देखो कितना अजीब साउंड करेगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैं ही पैसा दे रहा हूं अपने आप को, ऐसा कैसे हो सकता है?
रेसिपिएंट ही तो पैसा देगा ना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, sponsored his business in a cricket match organized by the Mumbai Cricket Association Maharashtra wherein he is very पे किया है, इसने पे किया है। तो ये भाई जो है क्या नाम है इसका, सागर चतुर्वेदी, इसने पे किया है, तो ये तो रिसिपिएंट हुआ ना, वो लोग सप्लायर हुए। आ रही है बात समझ, ये रिसिपिएंट हुआ, वो लोग सप्लायर हुए, और कहानी तो मुंबई और महाराष्ट्र की चल रही है सर, तो सीजीएसटी एसजीएसटी की बात है। ये आ जाएगा यहां पर स्पॉन्सरशिप सर्विस कितने की है, 1,50,000 की ना, हाँ सर 1,50,000 स्पॉन्सरशिप सर्विस, और 1,50,000 का 9% आ जाएगा सर 13,500 ठीक है, ये डैश। और कुछ बचा क्वेश्चन में? नहीं, ये तो बाकी रेट्स वगैरह था, ये कहानी वही थी, सिंपल थी। तो अब दो बातें हैं, पहले अब अपन इसको टोटल करते हैं तो हमें कुछ कुछ समझ आएगा। कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सर ये तो क्रिस्टल क्लियर है, 3,60,000, बाकी ऐड करना पड़ेगा 8,100 प्लस 16,200 प्लस 9,000 प्लस 2,700, ये आ रहा है 36,000 सर, ये आ रहा है सर 36,000, ये भी 36,000। ये आपकी आउटवर्ड की डिटेल्स है, इसको लिख लेता हूं ए, ठीक है। और नेट जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। तो बी में देखो, बी में आप ये जो स्पॉन्सरशिप वाला है सर, बी में जो स्पॉन्सरशिप, एक तो 13,500, अबे ये कितना लिया, 13,500 प्लस 5,000, ये आ जाएगा सर 18,500, ये भी 18,500, और ये 28,800। यहां तक क्लियर हुआ, इसको लिख लेता हूं मैं बी। आया समझ, यहां तक क्लियर हुआ, क्या किया मैंने, टोटल कर लिया दोनों का। अब टोटल करने के बाद बात आ रही है सर नेट जीएसटी पेबल की, तो सर ए माइनस बी, तो 36,000 माइनस 18,500 कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 17, इसको अलग कलर से लिख लेता हूं, ये रहा सर 17,500, सर 17,500 एंड 3,60,000 माइनस 2,8,800, ये आ रहा है सर 3,3,1,1,2, ये सही पे लिखा हूं ना मैं, एक मिनट, 1,60,000 इंटू 18%, 18% किया तो हाँ ठीक है, 1,60,000 इंटू 18%, ठीक है। तो ये 2,8,800 माइनस 3,60,000, ये आ रहा है सर 3,3,1,200। ये समझ आया नेट जीएसटी पेबल। अब इसके बाद जो जीएसटी हमने रिवर्स चार्ज में पे किया उसको भी तो ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा जीएसटी पेबल इन कैश, तो इसको ऐड कर लेंगे 17,500 प्लस 5,000, ये आ रहा है सर 22,500। फाइनल जीएसटी पेबल इन कैश ये 22,500, और ये 3,3,1,200 प्लस 20, ये 28 का है यार, 28 का है लीगल सर्विस का, अरे एक मिनट, ये 28,800 होगा ना, क्योंकि ऊपर तो 1,60,000, इसका 18%, हाँ 28,800 है, तो ये 28,800, 3,3,1,200 प्लस 2,2,800, ये आ रहा है सर 3,60,000। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, बात इसकी नहीं है, बात ध्यान से सुनना, एकदम मस्त इंपॉर्टेंट मस्त बात, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज। पहली चीज प्लेस ऑफ सप्लाई की कहानी मैंने आपको समझाई। दूसरी बात रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट। देखो दो तरीका रिवर्स चार्ज शो करने का, एक जो इंस्टीट्यूट ने इसके आंसर में शो किया है कि सर जितना भी आउटवर्ड का सप्लाई है, आउटवर्ड का टोटल किया, उसके बाद रिवर्स चार्ज का लिखा, और फिर ये नीचे जाके रिवर्स चार्ज फिर से लिखा, एक वो तरीका है, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि सर आप क्रेडिट में लिखो और ये नेट जीएसटी पेबल निकालने के बाद क्या बोलते हैं ये रिवर्स चार्ज का लिखो। इंस्टीट्यूट दोनों पैटर्न फॉलो करती है, दोनों में से आपको जो सुटेबल लगे। मेरे को ये रिवर्स चार्ज दिखाने का पैटर्न इजी लगता है, आसान लगता है, क्योंकि आप चाहो समझो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है आंसर में, इंस्टीट्यूट ने ये निकाला आउटवर्ड की सप्लाई, और फिर यहाँ पर लिखा है सर जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, और फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं आरसीएम वाला अलग से दिखाया है।
वो भी कर सकते हो आप, वहां पर भी दिखा सकते हो। तो वहां पर अगर आप दिखा दोगे तो सिंपल सी बात है, फिर तो आपकी मेहनत अलग हो जाएगी सर, फिर ये यहाँ नीचे अलग से फिर से नहीं दिखाना पड़ेगा। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, एग्जाम में आपको जैसा प्रेजेंटेशन करना जमे वैसा कर लो। मेरे को ये वाला पैटर्न ठीक लगता है, क्योंकि रीजन ये, इससे हमारी क्लियरिटी होती है सर कि आरसीएम का ये था और आरसीएम का अलग से हमने शो कर दिया। वहां भी दिखा सकते हो, वहां दिखाने से क्या होता है, गलती से अगर कोई स्टूडेंट ने आउटवर्ड सप्लाई में आरसीएम को ऐड कर दिया, तो गया आंसर निकालते टाइम पूरा भट्टा बढ़ जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं वहां पर ना लिख के नीचे लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूं, ताकि आंसर सेफ साइड पे सही रहेगा। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन था, कुछ कुछ इसके अच्छे पॉइंट्स थे। आई पर्सनली थिंक स्टूडेंट बहुत सारे गलती कर सकते हैं, और थोड़ा ध्यान देना चाहिए सर। अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है, बकवास क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, you are required to determine who is the person liable to pay tax if, चलो भाई कौन टैक्स पे करेगा ये बताना है सर। चलो लेट्स स्टार्ट। Regal Foundation of Commerce organized a business summit in Surat, Gujarat, in which all startups were invited to pitch their business ideas. Pandit Jewels Private Limited, registered in the state of Maharashtra, sponsored the summit and paid a sponsorship fees of 1,50,000 to Regal Foundation of Commerce. पैसा किसको मिला है? रिगल को मिला है। कौन पैसा दिया है? इसको क्या हो गया? कौन पैसा दिया? पंडित ज्वेल्स ने दिया। पहले तो ये समझो सर, रिगल हो गया कौन? सप्लायर। पंडित ज्वेल्स, पंडित जी हमारे क्या हो गए सर? रिसिपिएंट। ये क्लियर हुआ? पहले तो ये दिमाग में बैठना चाहिए, कौन सप्लायर कौन रिसिपिएंट। अब उसके बाद एकदम दिमाग में बैठा लो, जो पैसा देगा वो रिसिपिएंट। ऑब्वियस सी बात है, रिसिपिएंट ही पैसा देता है, जो पैसा देगा वो रिसिपिएंट। तो पंडित जी ने पैसा दिया सर रिगाल को, रेगल को, सर पंडित जी रिसिपिएंट, रेगल हो गया सप्लायर। अब बात ये हो रही है सर कि अगर आप रेगल फाउंडेशन को बॉडी कॉर्पोरेट मानोगे तो क्या होगा? सर ये तो अमेंडमेंट है, सितंबर वालों के लिए अमेंडमेंट है, और यही अमेंडमेंट तो आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अमेंडमेंट का लेक्चर भी डाला है, उसमें भी ये चीज समझाई है सर कि अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में लिखा गया है। पहले क्या होता था? एनी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म रिवर्स चार्ज होता था, ये पहले वाला लॉ था। अब इन्होंने चेंज किया, चेंज करके इन्होंने सिंपल ये बोला, भैया मेरी बात सुनिए, एनी सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो रिवर्स चार्ज है। तो रिवर्स चार्ज है। पर हम जब पहला वाला केस देख रहे हैं तो रिगल फाउंडेशन, क्या रिगल फाउंडेशन बॉडी कॉर्पोरेट है? यस सर, ये सप्लायर है और यही बॉडी कॉर्पोरेट है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला केस है, उस फर्स्ट वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है सप्लायर, और सेकंड वाले केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो जिसको सर्विसेज दे रहा है, क्या वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर। तो उस केस में, सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा? रिवर्स चार्ज। समझ आई बात? क्लियर हुआ? क्योंकि इसी पॉइंट को लेके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पे थे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे स्टूडेंट्स को, तो मैंने वहां पर भी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से क्लियर भी किया था, और मैंने उसको बताया भी था कि हाँ ये चीज सही है, जो एक स्टूडेंट बोल रहा था वही चीज मैंने आपको क्लियर किया। एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, कंफ्यूज क्यों होते हो कभी? जो पैसा दे रहा है वो रिसिपिएंट है। अबे सप्लायर अपने आप को पैसा कौन देता है भाई? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ही अपने आप को पैसा दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने आप को पैसा दे रहा हूं? ये कैसे हो सकता है? पैसा तो आप ही दोगे ना मुझे। वही बोल रहा है वो। समझ आई बात? कभी भी ऐसे फंसो ना, हो सकता है आप नहीं, पूरी दुनिया में किसी के साथ भी एग्जाम में हो सकता है, कभी कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं, रिलैक्स रहो, एक मिनट रुक के सोचो। आ रही बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर। एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देख लेते भाई। Apex facility provided civil maintenance services for the upkeep of the municipal corporation of Delhi head office building. वैल्यू द सप्लाई गुड्स कंस्टिट्यूट 20%। भैया हम पढ़ के आए थे सर, कंपोजिट सप्लाई की बात है, गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, कंपोजिट सप्लाई की बात है, और हमने बोला था अगर 25% से कम है तो उस केस में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, 25% से कम है तो उस केस में एग्जेम्प्ट है। पर सर वो कंपोजिट सप्लाई किसको होना चाहिए सर?
म्युनिसिपैलिटी को, पंचायत को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में कवर्ड नहीं है। ये लेटेस्ट सर्कुलर है। पता नहीं कितने स्टूडेंट्स सितंबर वाला अमेंडमेंट लेक्चर देखे हैं, वहीं पर ये कवर्ड है। तो इस केस में भले ही 20% है सर, 25% से कम है, बट ये क्या होगा, टैक्सेबल। आई बात समझ? बहुत प्यारा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। अगला देखो, तलरेजा फॉर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द हाई कोर्ट। सर ये तो एग्जेम्प्ट है, इस पे क्या डाउट हो सकता है एक स्टूडेंट को? इस पे कोई डाउट नहीं होने वाला। आई पर्सनली थिंक BLF मॉल नोएडा प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन द बेसमेंट ऑफ मॉल। सर ये क्वेश्चन ना कहां पर आया था पता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग May 23 की एग्जाम में आया था सर। और उसमें इसका आंसर जब आया था तो स्टूडेंट 2 मिनट सोच रहा था, सर ऐसी कोई स्पेसिफिक एग्जामेशन हम पढ़े ही नहीं है सर, पार्किंग से रिलेटेड कोई एग्जामेशन नहीं पढ़े, और नहीं पढ़े तो ये टैक्सेबल है सर। ये वाला अच्छा पॉइंट लगा था मेरे को, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें घूमे थे सर, बहुत सारे स्टूडेंट। अगला, ऐसी कोई स्पेसिफिक एग्जामेशन हम पढ़े ही नहीं है व्हीकल पार्किंग को लेके। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कूल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट टू एंड फ्रॉम स्कूल। सर ये तो एग्जाम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ चलेगा, टू हो बाय हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब एग्जाम्प्ट है सर, बट याद रखना स्कूल लेवल तक, नॉट कॉलेज। स्कूल है तो एग्जाम्प्ट है। हाँ, 9th क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। क्या बोल रहा है, पहले नीचे आके पढ़ लेते, बहुत बड़ा दिख रहा है क्या क्वेश्चन? क्या बोल रहे देखो, इन दिस केस यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन पर्सन लायबल टू इशू द टैक्स इनवॉइस। कौन टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, टाइम लिमिट क्या है टैक्स इनवॉइस इशू करने की, एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए एज्यूमिंग दैट द टैक्स इनवॉइस इज इशूड ऑन द लास्ट डे ऑन व्हिच इट शुड हैव बीन इशूड। तो भाई देख लेते हैं क्या कहानी है, देखते हैं। Mr. Muthuswamy, an electronic dealer registered in Bangalore, Karnataka, hired Parivahan Logistic, an unregistered GTA, to deliver his goods at the place of business of customer in Jaipur. समझो, GTA वाला अनरजिस्टर्ड है, जो सर्विसेज लिया इलेक्ट्रॉनिक डीलर वो रजिस्टर्ड है, कहां पर, बेंगलुरु में। ठीक है, मिस्टर परिवहन लॉजिस्टिक चार्ज 60,000 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विच वॉज पेड बाय मुत्तुस्वामी। ठीक है, ऑन 4 जनवरी थ्रू अकाउंट पे चेक। द डिलीवरी वॉज ऑल्सो मेड ऑन द सेम डे। Mr. Parivahan Logistics did not raise the tax invoice for this supplies, this services since it was unregistered. सर क्या सर, ये तो अमेंडमेंट है सर। सर कौन सी अमेंडमेंट है? ये सेक्शन 16(4) की अमेंडमेंट है सर, जहां पर हम एक बात सीख के आए हैं सर, कि अगर सप्लायर, और इसका इंपैक्ट आईटीसी में भी है, तो पूरा ध्यान से सुनना सर, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और रिवर्स चार्ज की कहानी है सर, तो सर इस केस में सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो सर टैक्स इनवॉइस इशू करने की जिम्मेदारी हम किस पे डाल दिए, रिसिपिएंट पे। हमने रिसिपिएंट को बोला, सुन भाई, जिस दिन भी तेरे को गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाएगी उसके 30 डेज के अंदर तू इनवॉइस इशू कर देना। समझ आ रही है बात? तो हमने मुत्तुस्वामी को बोला, भैया तुमको 30 डेज के अंदर क्या बोलते हैं, इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और 30 डेज कब से? जब से तुमको गुड्स डिलीवर हुआ है। और डिलीवर कब हो गया है सर? 4 जनवरी को गुड्स डिलीवर हो गया है, तो तुम्हें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। कब तक होगा? ये हो जाएगा जनवरी के 27 डेज, 30 डेज, 3 फेब को। सर 3 फेब तक तुम्हें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो पर्सन लायबल कौन है? मुत्तुस्वामी। टाइम लिमिट क्या है फॉर इशू ऑफ इनवॉइस? 3 फेब है सर, 3 फेब, 30 डेज का टाइम पीरियड है भाई के पास, इनवॉइस इशू कर देना चाहिए सर। अब टाइम ऑफ सप्लाई भी पूछ लिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में याद है पढ़ के आया हूं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। और अच्छा, ये गुड्स का केस नहीं है, ये सर्विसेज का केस है। तो सर्विसेज के केस में हम क्या पढ़ के आए थे सर? पेमेंट की डेट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अब भैया को इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए था सर? 3 फेब तक। ठीक है, पेमेंट कब हो गया? 4 फेब। तो ये इनवॉइस 3 फेब को इशू कर देना चाहिए भाई, 3 फेब को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अब 3 फेब से 61st डे तक जाओगे
तो ऑलरेडी ये बहुत आगे चले जाएगा। पेमेंट की डेट तो 4 जनवरी है सर, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या आ जाएगा 4 जनवरी। समझ आई मेरी बात? ये मेरे को क्वेश्चन बड़ा प्यारा लगा। हर एक स्टूडेंट को एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन देख के जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, अमेंडमेंट का है, देख के जाना है मतलब जाना ही है सर। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। इसका रिलेवेंस आईटीसी से भी है सर, आईटीसी में भी इसका सर्कुलर है। और आईटीसी में क्या सर्कुलर है? सर्कुलर ये था कि भैया रिसिपिएंट को 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। रिसिपिएंट जिस ईयर में इनवॉइस इशू करता है उस ईयर के बेसिस में रिसिपिएंट का क्रेडिट का टाइम पीरियड डिसाइड होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई रेसिपिएंट है जो 24-25 में इनवॉइस इशू किया तो उसके लिए 30 नवंबर 2025 और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों में विचएवर इज अर्लियर तक क्या हो जाएगा, क्रेडिट ले सकता है सर रिसिपिएंट जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इनवॉइस इशू किया 25-26 में तो 25-26 से फिर अगला ये 26 हो जाएगा और फिर डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर स्टूडेंट इसको छोड़ के जा रहा है तो पता नहीं क्या ही कर रहा है वो। ये क्वेश्चन अल्टीमेट, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब मेरे को तो पसंद आया, मेरे को तो बहुत ही पसंद आया। चलो और नेक्स्ट ध्यान दो क्वेश्चन, पहले नीचे आके क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है, बस ये यहीं तक है ना क्वेश्चन। देखो, discuss the availability of ITC on the pickup vans to MMPL with reference to the provision of under GST law. In which month MMPL is eligible to avail the ITC on the purchase of vans and how much ITC is available in respect of this vans? ठीक है, of the vans. ध्यान दो, Mascot Motors Private Limited, herein after referred as MMPL, a dealer of motor vehicles registered in Udaipur, Rajasthan, has given an X work contract to Ganesh Trader registered in Ahmedabad, Gujarat. Sir, oh my God, X work contract. सर हम एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या पढ़े हैं पता है? हमने ये पढ़ा है सर कि अगर कोई किसी पर्सन को एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में काम दे रहा है, इसका मतलब उसके फैक्ट्री गेट में ही गुड्स डिलीवर मान लिया जाएगा, उसको गुड्स डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर वो कर दिया उसके फैक्ट्री गेट में ही, जैसे वो बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक ये MMPL है, ठीक है, इसने एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो गणेश ट्रेडर्स, ठीक है, ये गणेश ट्रेडर्स को दिया है सर, ठीक है। ये लेटेस्ट सर्कुलर है सर, लेटेस्ट सर्कुलर मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में कवर किया है सर, ठीक है, जहां पर ये एक्स वर्क, ठीक है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चल रहे हैं सर, और एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चल रहे हैं। इट मींस कि सर जो MMPL ने गणेश ट्रेडर्स को जो गुड्स दिए बनाने के लिए सर, ठीक है, देखो, रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद गुजरात फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 यूनिट्स ऑफ पिकअप वैन्स। गणेश ट्रेडर मैन्युफैक्चर द वैन्स एंड हैंडेड ओवर देम टू द ट्रांसपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द MMPL ऑन 29th एंड डिलीवरी ऑन इट्स पार्ट इज कंप्लीट एट इट्स फैक्ट्री गेट इन अहमदाबाद। सर ये जो गुजरात ट्रेडर्स है, ये अपने फैक्ट्री में जैसे ही गुड्स बना के तैयार करेगा, ये मान लिया जाएगा कि गुड्स किसको डिलीवर हो गए हैं, MMPL को, और MMPL उस केस में क्रेडिट ले सकता है। आ रही बात समझ? यही तो खास बात है सर, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। Further, it traced the invoice for all the pickup tents on the same day. MMPL has recorded the invoice in its books on the same day. Price of the van was 10 lakh each, excluding GST. However, the van were physically received on MMPL. Physically कब receive हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विश्वास करो, फिजिकली कब रिसीव हो रही है कोई मतलब नहीं है मेरे को। अगर मैं एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चलता हूं तो जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है जैसे ही वो गाड़ी बना के तैयार करता है, ये मान लिया जाता है कि गुड्स डिलीवर हो गया, उसकी फैक्ट्री में गुड्स तैयार हुआ, ये मान लिया जाता है कि गुड्स डिलीवर हो गया, क्योंकि ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस केस में मान लिया जाएगा कि गणेश ट्रेडर जैसे ही गुड्स बनाया वहां पर गुड्स डिलीवर हो गया MMPL को, तो MMPL तुरंत उसकी क्रेडिट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही गुड्स डिलीवर होने में, फिजिकली डिलीवर होने में बाद में टाइम लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर्ड है, ठीक है। फिजिकली डिलीवर बाद में हो रहा है शोरूम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं। आफ्टर द पेमेंट 2 वैन्स गॉट डैमेज, जो डैमेज हो गए उसकी क्रेडिट आप ले नहीं सकते सर, देयरफॉर वेयर रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द मंथ। MMPL डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ द
ITC ऑन द पिकअप विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ GST लॉ, ये तो सर्कुलर के थ्रू इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया है कि भैया अगर आपने किसी को दिया है कोई काम और वह आदमी वो काम कर रहा है एक्स पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो जैसे ही उसके दुकान फैक्ट्री वहां पर सामान बन के तैयार हुआ, आप क्रेडिट लिए, भले गुड्स बाद में फिजिकली रिसीव होते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स कब फिजिकली रिसीव हो रहा है। मैंने प्लीज जाके देखना, अमेंडमेंट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, सर्कुलर था सर। ठीक है, कितनी क्रेडिट मिल जाएगी सर? 10 में से 2 गाड़ी खराब हो गई है, 2 गाड़ी खराब हो गई तो 8 गाड़ी की क्रेडिट ले सकते हो। प्रैक्टिकली पहले तो आपने 10 गाड़ी की क्रेडिट ले ली होगी, बाद में आपके पास जब तक 2 गाड़ी पहुंची, 2 गाड़ी पहुंचने के बाद आग लगी है, तो पहले आप पूरी क्रेडिट लिए होगे, बाद में 2 गाड़ी में आग लग गई तो आपको 2 गाड़ी की क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ये हमने जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आरटीपी का कंप्लीट किया। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और इस चैनल पे बने रहो। टेक्स्ट की बहुत सारी चीजें यहीं पर है सर, ठीक है? और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन रहना, ठीक है? चलो, थैंक यू।